नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। विधानसभा चुनाव 2014 में आपका स्वागत है। भारत की राजनीति बदल गई है, इसका प्रमाण हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव है। दोनों प्रदेशों में गठबंधन टूटे, गठजोड़ की राजनीति खत्म हुई। भाजपा और कांग्रेस ने अलायंस की चिंता नहीं की। जाहिर है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की सोच बदली है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अपने को एकदम अलग मिजाज का रणनीतिकार बताया। अपना मानना है कि उन्होंने राजनीतिक जोखिम का रिकॉर्ड बनाया। उधर छत्रपों ने चुनाव को जीवन मरण की लड़ाई के अंदाज में लड़ा। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी ने और हरियाणा में लोकदल ने जिस शिद्दत से चुनाव लड़ा है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। सचमुच ये विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजनीति को बदलने वाले साबित होंगे। आज इस पर चर्चा है, पर यह चर्चा बाद में होगी। उससे पहले कुछ चुनावी कानाफूसी देखी सुनी जाए। हरियाणा में भाजपा पर आरोप लग रहे हैं कि उसके पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं है। भाजपा के नेताओं ने इसका बहुत दिलचस्प जवाब दिया है। उनका कहना है कि भाजपा के पास ढेर सारे चेहरे हैं, उसके पास असल में हर समुदाय के लिए एक चेहरा है, इसलिए किसी एक चेहरे को प्रोजेक्ट करने का फैसला नहीं हुआ। भाजपा के बड़े नेताओं ने हर समुदाय के चेहरे को प्रोजेक्ट भी किया है। मिसाल के तौर पर जाट समुदाय की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कैप्टन अभिमन्यु का नाम लिया, तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ओपी धनखड़ का जिक्र किया और कांग्रेस से आए चौधरी वीरेंद्र सिंह स्वघोषित दावेदार हैं। इसी तरह गैर जाट में भाजपा ने ब्राह्मण नेता के तौर पर रामविलास शर्मा को आगे किया है, तो पंजाबी समुदाय के मनोहर लाल खट्टर को भी प्रोजेक्ट किया है। यादव समुदाय के लिए राव इंद्रजीत सिंह का चेहरा दिखाया गया है, तो गुर्जर समाज के लिए कृष्णपाल गुर्जर आगे किए गए हैं। ये सभी अपने अपने समुदाय के लोगों के लिए सीएम पद के दावेदार हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह कई पार्टियां और नेता भावनात्मक अपील के आधार पर वोट की उम्मीद में हैं। प्रचार बंद होने के दिन पार्टियों ने गजब भावनात्मक अपील की। महाराष्ट्र में शिवसेना और हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने अपने मतदाताओं से भावुक अपील की। माना जा रहा है कि ये दोनों पार्टियों का आखिरी दांव था। ओम प्रकाश चौटाला ने एक भावुक अपील करते हुए कहा कि वो 3000 से ज्यादा घरों में चूल्हा जलाने के आरोप में जेल गए हैं। उनकी ये भावनात्मक अपील सोशल मीडिया में भी खूब हिट हुई और प्रचार के आखिरी दिन सभी अखबारों में भी छपी। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनके 24 साल के बेटे आदित्य ठाकरे ने अलग नाटक किया। दोनों ने मुंबई की रैली में मौजूद लोगों के सामने घुटने टेक कर माथा झुकाया और उनके समर्थन के लिए आभार जताया। हालांकि रैली में लोगों की भीड़ ज्यादा नहीं थी। उद्धव और आदित्य दोनों ने लोगों से शिवसेना को बचाने के नाम पर वोट मांगा। बेहद भावुक अपील करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा शिवसेना को खत्म करना चाहती थी। कई बार उन्होंने बाल ठाकरे को भी याद किया। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में इस बार बहुत अजीबोगरीब अंदाज में प्रचार हुआ है। पार्टियों से ज्यादा नेताओं के नाम का प्रचार हुआ है और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने भी पार्टी से ज्यादा अपने नेताओं के नाम पर वोट मांगे हैं। प्रादेशिक क्षत्रपों के अलावा कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियों के उम्मीदवार भी नेता के नाम पर वोट मांग रहे थे। दोनों राज्यों में भाजपा नेताओं ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर उम्मीदवारों से वोट मांगे। प्रादेशिक क्षत्रपों में सबसे ज्यादा हल्ला ओम प्रकाश चौटाला के नाम का रहा। जमानत पर बाहर आकर उन्होंने प्रचार किया और जेल जाते जाते अपने उम्मीदवारों के लिए अपील कर गए। इनेलो सिर्फ उनके नाम पर वोट मांग रही है। शिवसेना में उद्धव के नाम पर वोट मांगे गए, तो एनसीपी में शरद पवार के नाम पर और मनसे ने राज ठाकरे के नाम पर वोट मांगा। हरियाणा में हजका ने कुलदीप बिश्नोई के नाम पर ही वोट मांगे। इन पार्टियों के चुनाव चिन्ह से ज्यादा लोकप्रिय इनके नेताओं का नाम रहा। अब विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने बताने वाली इन सुर्खियों पर गौर करें। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए दोनों दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह की बेचैनी बढ़ गई है। चुनाव नजदीक आते ही दोनों ने किसी न किसी तरह से यह जताना शुरू कर दिया है कि वे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। राव इंद्रजीत ने दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री बनने की बात करके अपनी दावेदारी पेश की है, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह उचाना कला में दुष्यंत को हराने का दावा करके अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हरियाणा के दिग्गज नेताओं के सामने चौधर बचाने की चुनौती है। पूरे राज्य के नतीजे चाहे जो हों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक में अपना किला बचाना है, कुलदीप बिश्नोई को हिसार में अपने पिता के बनाए गढ़ की चिंता है, तो चौटाला परिवार के सदस्य उचाना, डबवाली और एलनाबाद को लेकर सबसे ज्यादा चिंता में हैं। विनोद शर्मा को अम्बाला का अपना गढ़ बचाना है, तो गोपाल गोयल कांडा को सिरसा का, दिवंगत बंशीलाल का परिवार भिवानी बचाने में जुटा है।
महाराष्ट्र में नेताओं उम्मीदवारों की तमाम होशियारी के बावजूद चुनाव आयोग ने 15 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं। इसमें सभी पार्टियों के पैसे शामिल हैं। बड़े नेताओं के नाम पर ले जाए जा रहे पैसे भी जब्त किए गए हैं। अजीत पवार की गाड़ी से पैसा जब्त हुआ और राहुल गांधी की रैली के लिए ले जाया जा रहा पैसा भी पकड़ा गया। भाजपा उम्मीदवार के भी पैसे जब्त हुए हैं। 1 करोड़ रुपए की शराब अलग पकड़ी गई है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दाव नहीं सुलझ रहा है, इसलिए उन्होंने मराठी मानुष और सेकुलरिज्म दोनों का दाव चला है। पवार ने शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे की तारीफ करके मराठी मानुष को रिझाने की कोशिश की है, तो साथ ही भाजपा और शिवसेना के साथ किसी तरह का तालमेल करने से इनकार करके सेकुलर राजनीति का भी संकेत दिया है। हरियाणा और महाराष्ट्र में कल यानी 15 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। हरियाणा विधानसभा के 90 सीटों के लिए मतदान में 1 करोड़ 63 लाख मतदाता 1351 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए मतदान में 8 करोड़ 25 लाख मतदाता 4119 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस भाजपा नेलों के बीच है, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस भाजपा शिवसेना और एनसीपी के बीच है। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद चुनावी हिसाब किताब की गणित होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और हरियाणा के जो चुनाव नतीजे आएंगे उसका अनिवार्यतः राष्ट्रीय राजनीति पर असर होना है। न केवल ये दो प्रदेश बदले हुए होंगे बल्कि भारत की राजनीति भी बदली हुई होगी। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें चुनावी गणित का यह हिसाब। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह की राजनीति इस बार के चुनाव में बदली हुई दिखी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों राज्यों में करीब करीब सभी बड़ी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। सारे पुराने तालमेल टूट गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने राज्यों के चुनाव में इतनी रैलियां की हैं और अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रादेशिक क्षत्रपों ने स्थानीय मुद्दे छोड़कर प्रधानमंत्री को निशाना बनाया और राष्ट्रीय मुद्दों को उठाकर प्रचार किया। यह भी पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री बनाम अन्य का मुकाबला विधानसभा चुनाव में हुआ है। असल में भाजपा ने रणनीति के तहत सारा फोकस नरेंद्र मोदी के ऊपर बनवाया। दोनों राज्यों में उसके पास कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं था जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाए। सो इस मजबूरी को अपनी ताकत बनाने के लिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। उससे पहले उन्होंने बहुत जोखिम भरा फैसला किया। उन्होंने दोनों राज्यों में पुराने गठबंधन खत्म कर दिए और अकेले चुनाव में जाने का फैसला किया। इससे दोनों राज्यों की चुनावी तस्वीर ही बदल गई। भाजपा शिवसेना का गठबंधन टूटने की वजह से कांग्रेस और एनसीपी का भी तालमेल टूटा। इस लिहाज से यह चुनाव बिल्कुल अलग रास्ते पर चला गया। इसी वजह से दोनों राज्यों में एक अलग किस्म का ध्रुवीकरण भी देखने को मिला। पहली बार ऐसा हुआ, खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में, कि एक दूसरे से लड़ने वाले शत्रप का आपस में सद्भाव बना। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की तारीफ की। उद्धव और राज ठाकरे ने एक दूसरे पर हमला नहीं किया। उद्धव और राज दोनों ने शरद पवार को निशाना नहीं बनाया। इसी तरह हरियाणा में भी प्रादेशिक शत्रपों ने आपस में लड़ने की बजाय भाजपा और नरेंद्र मोदी को ज्यादा निशाना बनाया। असल में भाजपा के मुकाबले शत्रपों ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ा। उनको इस बात का ज्यादा खतरा दिखा कि अगर लोकसभा की तरह भाजपा की आंधी रही तो वे तिनके की तरह उड़ जाएंगे और फिर प्रदेश दो दलों की राजनीति की ओर बढ़ जाएगा। अब इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार जय शंकर गुप्त से बात करते हैं। साथ में मेरे सहयोगी अजीत द्विवेदी भी है। जयशंकर जी, इन विधानसभा चुनावों में क्या नई बात आपको देखने को मिली? क्या राजनीति के नए ट्रेंड समझ में आए? व्यास जी, खासतौर से महाराष्ट्र में मैं कहूं, एक अभूतपूर्व चुनाव है विधानसभा का। अभूतपूर्व कई मायने में है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले 25 वर्षों में यह पहला चुनाव है जिसमें सारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। 25 साल पुराना गठबंधन जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का था वो टूट चुका है। 15 सालों तक कांग्रेस और एनसीपी एक साथ मिलकर सरकार चला रही थी, उनका गठबंधन टूट चुका है। शिवसेना से राज ठाकरे अलग हो गए, वो पहले ही हो गए थे, इस बार भी मैदान में है। तो पंचकोणीय चुनाव तो हो गया इस बार। ये पहला चुनाव है जिसमें बाल ठाकरे नहीं है। विधानसभा का पहला चुनाव है जिसमें वो बहुत प्रभावित करते थे चुनाव को। गोपीनाथ मुंडे भी नहीं है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात कि किसी भी इस देश के प्रधानमंत्री ने शायद किसी भी विधानसभा के चुनाव में इतनी सक्रियता और इतना सघन चुनाव अभियान नहीं चलाया होगा। इस मामले में भी ये चुनाव नया है। इसी तरह से आप हरियाणा को भी देख लीजिए। हरियाणा में भी जिस तरह से कभी चौटाला की पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता था, लेकिन पिछले चुनाव में ही आडवाणी जी ने कह दिया कि अपना वोट चाहे आप कूड़ेदानी में फेंक देना, लेकिन चौटाला की पार्टी को मत देना। इस बार हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ था, लोकसभा में चुनाव में उनका गठबंधन था, वो गठबंधन टूट गया। तो एक तरफ बाइपोलर
पॉलिटिक्स की तरफ जो राष्ट्रीय पार्टी मतलब ये कि अलायंस वाली राजनीति जो है वो खत्म हो गई है इस चुनाव से। वो सिलसिला जो अलायंस करके अपनी ताकत या अपने आप को लोगों में स्वीकार्य बनाना होता था, वो सिलसिला अब खत्म होता हुआ है। मतलब चुनाव के बाद अगर मजबूरी हो तो हम गठबंधन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन चुनाव हम अपनी ताकत पे लड़ेंगे। हाँ, इस चुनाव का और जो मैसेज है हाँ, वो यही है। कांग्रेस ने भी यही मैसेज दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी यही मैसेज दिया है कि हम अपनी ताकत पे चुनाव लड़ेंगे, और अगर सरकार बनाने की स्थिति में आए तो बनाएंगे, और अगर गठबंधन की जरूरत पड़ी तब तो हम गठबंधन करेंगे, अन्यथा इससे परहेज करेंगे। अजीत, विधानसभा और प्रादेशिक स्तर की राजनीति के नाते क्या नए ट्रेंड नजर आते हैं? सभी पार्टियों के अकेले लड़ने का तो एक ट्रेंड है ही, लेकिन जो उसी की वजह से सबसे ज़्यादा खतरा क्षेत्रीय पार्टियों को रहा है, वहाँ शिवसेना हो, मनसे हो, एनसीपी हो, इन तीनों के अस्तित्व की लड़ाई वहाँ महाराष्ट्र में हो गई। इनेलो, हजका और जो 2-3 और नई पार्टियां बनी, उनके अस्तित्व की लड़ाई हरियाणा में हो गई। तो एक तरह से ये जिस तरह से बाइपोलर पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ने की जैसे ही पॉलिटिक्स बीजेपी ने की, क्योंकि उसको लोकसभा चुनाव से बड़ी ताकत मिली थी, वैसे ही एक लेवल पर यह बात हुई कि रीजनल फोर्सेज का ध्रुवीकरण हो सकता है। वो भी एक इस चुनाव की नई बात है, क्योंकि पहले रीजनल पार्टियां ज्यादा लड़ती थी और किसी न किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ मिल करके वो अपनी ताकत उनमें प्लस करते थे। इस बार ये बिल्कुल दूसरा ट्रेंड है कि ये संभव है कि महाराष्ट्र में जो सद्भाव दिखाया शिवसेना ने, और इतना बिटरनेस था उद्धव और राज ठाकरे में, वो दोनों करीब आ गए। ऐसी ये चर्चा चली कि ये दोनों मिलकर के बाद में शरद पवार के साथ कर सकते हैं। तो रीजनल फोर्सेज का अगर एक तरफ ये है कि जो नेशनल पार्टीज हैं वो अपना असर्ट कर रही हैं, तो उसके बरक्स रीजनल पार्टीज अपने को एकजुट करके अपना ध्रुवीकरण करके और वो उनको जवाब दे सकती हैं। मतलब ये भी एकदम एक नई बात है कि रीजनल पार्टीज वर्सेज नेशनल पार्टीज की लड़ाई ये हो गई है। जयशंकर जी, क्या ये नहीं लगता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की अप्रोच में जो राजनीति की जो बुनियादी जो है, भले भाजपा और कांग्रेस, उसमें सचमुच में बुनियादी परिवर्तन आया है? नहीं, परिवर्तन तो आया, लेकिन जैसे मैं कह रहा था ना, चुनाव के बाद के अभी आप देखिए महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का भाषण है। पहला उन्होंने ये कहा, हम शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, हम बाल ठाकरे जी के प्रति हमारा सम्मान है, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी कि चुनाव तक हम शिवसेना के प्रति के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। एक बात। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं, जब बाल ठाकरे जी का निधन हुआ था तो वहां गए नहीं थे, और पिछले लोकसभा के चुनाव में जब मुंबई की सभा में उन्होंने भाषण किया था तो बाल ठाकरे की उनको याद नहीं आई थी। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि हम अगर जरूरत पड़ी तो एक खिड़की खोल के रखना चाहते हैं। दूसरा, जब राज ठाकरे ने मुंबई के सवाल को उठाया तो नरेंद्र मोदी जी कहते कहते ये भी कह गए कि हम महाराष्ट्र का बंटवारा नहीं होने देंगे, जब तक हम दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं हम महाराष्ट्र का बंटवारा नहीं होने देंगे। विदर्भ, अलग विदर्भ की मांग भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही रही है, और जब शिवसेना साथ में थी तब भी वो मांग करते रहे हैं लोग, लेकिन आज उनके चुनाव घोषणा पत्र में ये मांग गायब है। इसलिए गायब है कि एक संकेत देना चाहते हैं कि देखो अगर जरूरत पड़ी तो हम एक खिड़की खोले हुए हैं, शिवसेना से बिटरनेस नहीं बढ़ा। मतलब फ्लेक्सिबल अभी कुछ उस अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखना। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। पता नहीं प्रचार से थक हार कर नेता फिलहाल क्या सोच रहे होंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र के नेता जहां कत्ल की रात के दबाव में वोटों का आखिरी जुगाड़ बैठा रहे होंगे, वहीं राष्ट्रीय नेता प्रचार अभियान के कुल अनुभव और मुद्दों का मतलब बूझ रहे होंगे। इनके लिए चुनाव नतीजों से देश की राजनीति के असर की पहेली अहम है। इसी पर अब आगे और बात करते हैं। जयशंकर जी, क्या ये आपको नहीं लगता है कि इस चुनाव, ये पहला एक दशकों के अंदर पहला चुनाव है जिसमें सचमुच में सेकुलर का कोई मुद्दा कहीं कोई सुनाई नहीं दी, कोई सेकुलर ताकत, कुछ मोर्चा, कुछ उसका अपील, कुछ उस पर भाषण, कहीं कुछ नजर नहीं आया? नहीं, सेकुलर का तो कुछ भी नहीं नजर आया। हाँ, तो ये एक अनहोनी है। ये भी अपने अपने आप में अनहोनी है कि, लेकिन हिंदुत्व की ताकतें आपस में लड़ गई, ये बात तो है कि शिवसेना जैसे कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंदुत्व के बीच में छुरा भोड़का है, विश्वासघात किया है, वो सब तो कर रहे हैं लोग, लेकिन सेकुलर फ्रंट एज सच, चूंकि अभी लास्ट मिनट में आप देखिए कांग्रेस जो है एनसीपी से तो उसका गठबंधन टूट गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ सीटों का एडजस्टमेंट लगभग हो गया। अंत समय में कांग्रेस ने उसको भी डिच कर दिया, मतलब कह दिया कि नहीं, हमारा आपसे भी नहीं होगा। तो वो भी एक छोटा मोटा जो था कि जो मतों का विभाजन रुक सकता था, जो भी सो कॉल्ड सेकुलर वोट्स कह सकते हैं आप, तो उनका मत विभाजन रुक सकता था, उसको भी नहीं होने दिया। तो एक तरह से सारे अलग अलग, मतलब ये पहली बार है सब अपनी अपनी ताकत आजमा लेना चाहते हैं। अजीत, उस नाते ये नहीं लगता है कि इस चुनाव में, विधानसभा के इन चुनाव में भी विचारधारा के नाते वैचारिक मुद्दे कहीं कोई मतलब ही नहीं रखते हैं? हाँ, वो
इसी बात को लेकर के शिवसेना ने कहा कि जो हमारा वैचारिक सहयोगी, हाँ, तो वो वैचारिक सहयोगी वो आपस में अलग हो सत्ता गए। मतलब आपस में अपनी मतभेद वो लड़ने लगे। हाँ, लड़ने लगे। वैचारिक, वो चूंकि राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए किसी ने फिर वैचारिक मुद्दों को महत्व नहीं दिया। सबको इस बात की चिंता है कि राजनीतिक ताकत मेरी कैसे बढ़ेगी। एक हल्की सी कोशिश हरियाणा में हुई जब शरद यादव और नीतीश कुमार और वो ये एक तमाम लोग पूरा जनता परिवार होकर एक कुछ अलग इकट्ठा हुए। उसमें वो किया। लोग श्री देवीलाल की स्वामी जयंती के बहाने वो लोग एकजुट हुए। बाद में शरद यादव और वो प्रचार में भी गए। तो एक छोटी सी कोशिश ये थी कि जनता परिवार, पुराना जनता परिवार मंडल की पॉलिटिक्स, जो ओबीसी और जाट, ये पॉलिटिक्स एक किया जाए। ये इसके अलावा दूसरा कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ महाराष्ट्र हरियाणा दोनों जगह। जयशंकर जी, ये नहीं लगता क्या कि भाजपा के नए अध्यक्ष अमित शाह ने कई राजनीतिक पैरामीटर, कई राजनीतिक पुराने आधार, पुराने फार्मूले बदल डाले एकदम? यकीनन उन्होंने बदले, उत्तर प्रदेश में बदले, उसके बाद फिर महाराष्ट्र नहीं, और- ये दो महाराष्ट्र में जिस तरह महाराष्ट्र, अलायंस टूटा या हरियाणा में जिस अप्रोच से चुनाव लड़ा गया, नहीं, इसका एक तो सबसे बड़ा इनका ये था कि हम या तो अपने ताकत के बूते अपनी सरकार बना लेंगे, या फिर कम से कम ऐसा करेंगे कि शिवसेना का जो बिग ब्रदर एटीट्यूड रहा है महाराष्ट्र में, हम राष्ट्रीय पार्टी, हम राष्ट्र में, देश में सरकार चला रहे हैं, तो हमारी से वहां पर भी होनी चाहिए। हम करेंगे, लेकिन हम बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारी सीटें शिवसेना से ज्यादा हो गई, जैसे पिछली बार हो गई थी विधानसभा के चुनाव में, उनका 46 हो गया और शिवसेना को 44 रह गया, उस आधार पर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष ले लिया था। तो इस बार अगर हमारी सीटें ज्यादा हो गई तो एक तो मुख्यमंत्री पद के लिए हमारा क्लेम बन जाएगा, और दूसरा सदा सदा के लिए वो हम बिग ब्रदर वाली छाया जो है, मतलब अब भाजपा ने अपने आप को बिग ब्रदर के नाते स्थापित करने की इन दोनों जगह कोशिश की है। उनसे जो पहले के जो बिग ब्रदर थे, चाहे वो चौटाला रहे हो, चाहे बाल ठाकरे हाँ, परिवार इन दोनों रहा को हो, रिप्लेस कर उनको रिप्लेस, उनकी छाया से मुक्त होना चाहती है कि उनसे हम मुक्त हो जाएं। हम, हमारी अपनी अस्मिता है, हमारी राष्ट्रीय पहचान है, हम राष्ट्रीय राजनीति करते हैं, तो वो रहे ठीक है। आप क्षेत्रीय दल है, आप हमारे साथ आइए, आपका हम सहयोग लेंगे, साथ रखेंगे, लेकिन आपके डिक्टेट पे नहीं चलेंगे। जयशंकर जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।